नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला में आज अंतिम वीडियो वर्णमाला का यह अंतिम पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग वीडियो को वर्णमाला को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो आइए हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये तो हो गया है, हम लोग इसको देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। यहाँ स्थान छूट गया है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये हम हिंदी में संस्कृत की सहायता से इसको कंप्लीट करने का समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने संस्कृत में जब वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन पाणिनि ने 8वां उच्चारण स्थान उरस बताया था, तो पाणिनि के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं और मैंने वहाँ पर एक सामान्य रूप से आप लोगों को कुल 11 उच्चारण स्थान बताए थे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं उच्चारण स्थान। तो हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अकु विसर्जनीय मतलब किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसमें लिखा गया है। देखो, अकु से क्या हो जाएगा? अ और आ, यानी दोनों बिरादरी का अ। इसके बाद कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग। और क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 आते हैं। इसके बाद विसर्ग, क्या आएगा? विसर्ग आएगा। तो ये सब इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। इसके बाद देखो, यच ईच यसा नाम तालु, बात वही आएगी। दोनों बिरादरी के ई, ह्रस्व ईर और दीर्घ ई। इसके बाद देखो च वर्ग, क्या आएगा? च वर्ग को शामिल करेंगे। इसके बाद य आएगा, क्या आएगा? य आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? स आएगा। और इसका उच्चारण क्या होता है? तालव्य होता है या तालु होता है, तालव्य। इसके बाद री टू रसाणाम मूर्धा, तो इसमें आएगा री। देखो मेरे विद्वानों, बुजुर्गों, री जो होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है हिंदी में। संस्कृत में री का दीर्घ रूप होता है, हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है। न कि ठोक देना दोनों बिरादरी के री, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो री आएगा और क्या आएगा? ट वर्ग आएगा। और ट वर्ग में फिर कितने वर्ण? 5 वर्ण। और इसके बाद र आएगा। कौन र? वही रेफ र। अभी बताएंगे, र के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। इसको बोलते हैं रेफ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ वर्ण बोलते हैं। तो र और इसके बाद क्या आएगा? स। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। इसके बाद देखो ली तुलसानाम दंता, ली आएगा। क्या आएगा? लिरी। तो हिंदी में तो लिरी स्वर होता ही नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं। संस्कृत में लिरी होता है और संस्कृत में लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ तू से क्या आएगा? त वर्ग। क्या आएगा? त वर्ग। और ये क्या आएगा? ल आएगा। और क्या आएगा? स आएगा। क्या आएगा? स आएगा। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण दंत हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ। उ और उ दोनों बिरादरी का उ, यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इसके बाद प से क्या हो जाएगा? प वर्ग। क्या आएगा? प वर्ग। प वर्ग। उपदमानी वर्ण प और फ तो हम लोग यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे? संस्कृत में देखेंगे इसको। इसका उच्चारण क्या होता है? शांत बैठो, क्यों भाई सो रही हो का? हाँ, ओष्ठ। एदय तो कंठ तालु, क्या होगा? एदय तो कंठ तालु। एदय तो कंठ तालु, क्या देखेंगे? एदय तो कंठ तालु। अब देखिएगा एदय तो, ए दैतो, अरे दैतो की बात नहीं है, दैत की बात नहीं है। ए दैतो, मैंने क्या बोला? ए दैतो। हाँ, तुम्हें हम दैतोत नहीं बोल रहे हैं। अब देखो ए क्या आएगा? ए यानी ए और आए, ए दैतो। इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ तालु। काहे कंठ तालु होगा? आप लोग बताइएगा, मैंने पढ़ा रखा है काहे कंठ तालु होगा। अब ओदय तो कंठोष्ठम, तो यहाँ ओ दैतो, ए दैतो,
तो ओ रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, और रखेंगे। समझ में आई बात। अब ये क्या होता है, कंठोष्ठ, हम किसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। समझ आइएगा आप लोग, हमको नहीं समझ आना है, आप लोग बताइएगा काहे इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य यानी वह क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। इसके बाद अलिजीवा या काकल किसे कहते हैं, ह को बोलते हैं। और एक देखिएगा अनुस्वार, 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 और ये अनुस्वार क्या होता है, ये अनुस्वार होता है विद्वानों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। मैंने बताया कि र को रेफ वर्ण कहते हैं, इसको भी आपको समझा देते हैं। और संस्कृत हिंदी में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4, और संस्कृत में कितने होते हैं, 3। आपको दोनों में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ विद्वानों, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका वहाँ संस्कृत भी कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ हिंदी भी बता दे रहा हूँ, तो दोनों में कंपैरिजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। क्योंकि हम झोला छाप MBBS है, संस्कृत को पढ़ाते हैं। आइए देखिएगा। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं संयुक्त वर्ण। क्या देखते हैं, को मिटा देते हैं, देखेंगे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण की संख्या हिंदी में कितनी, 4, संस्कृत में कितनी, 3। देखते हैं कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। संस्कृत में इसी को नहीं गिनते हैं, बकिया 3 को गिन लेते हैं, इसको संस्कृत में नहीं गिनते लेकिन हिंदी में इसको गिनते हैं। क्यों संयुक्त अक्षर पड़ गए, समझिएगा, क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों के मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में इसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब बताया कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो 33 में क्या मैंने इसको कहीं आपको दिखाया था, नहीं ना दिखाया था, तब कैसे शामिल कर लेंगे, इसको अलग से बता रहे हैं। आइए देखिए ये किससे किससे मिलकर बना है, ये बना है क प्लस स, किससे मिलकर बना, क प्लस स से मिलकर बना। अगर हम इसी चीज़ को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, क प्लस स प्लस अ, काहे अ आया, जब इनमें से स्वर को निकाला तो क्या आ गया, अ आ गया। क्या आ गया, अ आ गया। हाँ, तनी मुस्कुराते रहो तभी पता चलेगा कि नहीं जिंदा हो। ठीक, अब देखो क और स, अब हम लोग देखेंगे त को देखेंगे। क्या देखेंगे, तो त में हम लोग देखेंगे, अरे त नहीं है, हाँ देखो तो मुस्कुराई तो याद आया, ये त्र होता है। क्या होता है, त्र होता है। तो ये त प्लस र से मिलकर बना होता है, और इसी को हम करेंगे तो त प्लस र प्लस क्या कर दो, अ कर दो। क्या कर दो, त र और अ, क्योंकि यहाँ से जब हम स्वर को व्यंजन स्वर को निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, क्योंकि आदमियों आधे होते हैं ना। हाँ, आदमियों क्या होते हैं, आधे होते हैं, इसीलिए तो इनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, मतलब आधा नारी ईश्वर। ये देखिएगा, ज्ञ को देखेंगे तो ग देखेंगे तो ज्ञ जो होता है यह ज और किससे मिलकर बना होता है, य से मिलकर बना होता है। या इसी को परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, ज य और अ, ये दोनों सही है विद्वानों। या तो ऐसे पूछेगा तो यहाँ आधा रखेगा, या तो ऐसे पूछेगा तो यहाँ अ को जरूर लगाएगा, ठीक ना, समझिएगा। स को देखेंगे तो यहाँ कौन सा आएगा, तालव्य स। ध्यान देना है, स के 3 रूप, कितने रूप, 3 रूप, एगो नयिका वाला, एगो जौनका वाला, एगो बुढ़वा वाला। तो ये जौनका वाला मतलब पहले वाला है, तो इसमें आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स कौन सा स, तालव्य स। तो ये बनेगा तालव्य स प्लस किससे बनेगा, र से बनेगा, किससे बनेगा,
तालव्य स प्लस र से बनेगा और इसी को हम यहाँ करेंगे स प्लस र प्लस अ। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, संयुक्त वर्ण की संख्या या संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन वर्ण इसको कर देते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, और संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैंने बताया था कि रेफ वर्ण के बारे में बताएंगे तो उसको भी बता देते हैं। काहे भाई काहे छटपटा रहे हो, हैं क्या दिक्कत है। अब देखो र की बात करते हैं, हाँ र की बात करते हैं तो र में देखो र को हम क्या बोलते हैं, रेफ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ वर्ण। किसे बोलते हैं, र। और इस र के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं देखिए, एक तो र को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। इसके बाद देखो एक र ऐसे होता है, एक र जो होता है कि ऐसे होता है, और एक र जो होता है ऐसे होता है। समझिए, जैसे राम लिख दिए तो ये हो गया, जैसे ग्रह लिख दिए तो ये र हो गया, जैसे ट्रक लिख दिए तो ये हो गया, और जैसे अर्जुन लिख दिए तो ये र हो गया। इस तरीके से र के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। आइए अब हम आपको व्यंजन वर्णों को कुल हिंदी में वर्णों को काउंटिंग करा देते हैं और उस पर वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। आइए समझिएगा। देखिए मैंने क्या बताया, स्वरों की संख्या कितनी, स्वरों की संख्या कितनी, तो स्वरों की संख्या 11। बोलो, स्वरों की संख्या 11। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके बाद देखो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, 33 होती है। कितनी होती है, 33। अगर इसको हम जोड़ दें तो इसको बोलेंगे मूल वर्ण। क्या बोलेंगे, मूल वर्ण। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे, मूल वर्ण 33 और 11 44। कितने, 44। अब देखिएगा इसमें हम लोग देखेंगे, जोड़ेंगे ताड़नजात। ताड़नजात कितने होते हैं, ताड़नजात, ताड़नजात का मतलब उच्छिप्त, मतलब फेंका हुआ, मतलब द्विगुवर्ण। तो ये कितने होते हैं, 2। मैंने ड और ढ को बताया, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद देखो स्वर में आप लोगों को मैंने बताया था अयोगवा, क्या, अयोगवा। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसे कहते हैं, जा कर के स्वर में आप देखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त अक्षर। क्या देखेंगे, संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कितने, अभी मैंने बताया संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा कुल वर्ण। क्या बनेगा, कुल वर्ण। और कुल वर्ण 44 में ये 2 2 4 और ये 4 8, तो 44 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52। कितना आएगा, 52। तो कुल वर्ण कितने हो गए, 52। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो 52 कुल वर्णों में विदेशी वर्णों को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, विदेशी वर्णों को जोड़ देते हैं। किसको, विदेशी वर्ण को जोड़ेंगे तो ये विदेशी वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 56। क्या बनेगा, 56। और इसको बोलते हैं मानक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक वर्ण। अर्थात कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी, 56। आइए समझिएगा कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा मुकुलमा। क्या याद रखिएगा, मुकुलमा, मुकुलमा। मुकुलमा, मूल, मुँह से मूल वर्ण, अकुल से कुल वर्ण, अमा से मानक वर्ण। यानी मूल में हमने क्या जोड़ा, ये 3 जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे, ताश। क्या जोड़ेंगे, ताश। ताड़नजात, अयोगवा और संयुक्त, तो ये क्या हो गए, कुल वर्ण हो गए। क्या हो गए, कुल वर्ण हो गए। और इसमें किसको जोड़ दिए, विदेशी में, तो विदेशी में जोड़ दिए कुल में विदेशी, तो ये क्या हो गए, मानक वर्ण हो गए। और इस तरह से व्यंजनों की संख्या कुल कितनी, मानक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 56। अब देखो ताड़नजात यहीं लिख देता हूँ, ड और क्या होता है,
ढ होता है, ड और क्या होता है, ढ। अयोगवा कौन होता है, अंग और क्या होता है, अ होता है, यानी अनुस्वार और इसे विसर्ग कहेंगे। इसके बाद संयुक्ताक्षर कौन कौन चार होते हैं, तो मैंने बताया था छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। इसके बाद विदेशी, देखो एक स्वरों में आता है आगता, ये होता है विदेशी, और मानते हैं खजफ, क्या मानते हैं, ख, ज, अ, फ। तो ये यहाँ विदेशी के लिए मैंने बताया था नुक्ता चिन्ह लगेगा, तो ये क्या होते हैं, विदेशी वर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से मानक वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई, 56 हो गई। मित्रों मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको वर्णमाला अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैंने जितने भी टॉपिक वर्णमाला स्वर और व्यंजन से संबंधित बताया हूँ, यदि आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो निसंदेह यूपी टेट और सुपर टेट का आपसे क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और आपका यूपी टेट में भी काम करेगा, सुपर टेट में भी काम करेगा, जहाँ भी हिंदी का सिलेबस है, वर्णमाला है, वहाँ भी काम करेगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और यूपी टेट में तो वर्णमाला ऋण माना जाता है, अक्सर वर्णमाला से 3 या 4 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन मानकर चलिए वर्णमाला से आते रहते हैं। सुपर टेट में भी आए हैं वर्णमाला से क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।